हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेज। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ संख्या पद्धति के पार्ट 3 के साथ। संख्या पद्धति के पार्ट फर्स्ट में हमने जाना था विभिन्न संख्याओं और उनके वर्गीकरण के बारे में। पार्ट 2 में हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना था। पार्ट 3 में मैं आपके लिए लेके आया हूँ संख्याओं के गुणधर्म। संख्या पद्धति किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक अहम टॉपिक होता है। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या कोई पटवारी का एग्ज़ाम हो या राजस्थान पुलिस या अन्य कोई भी परीक्षा हो, संख्या पद्धति गणित में एक अहम महत्व रखता है और अहम स्थान भी रखता है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है जिसमें संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हो। तो हम संख्या पद्धति को विभिन्न पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आइए आज देखते हैं संख्या पद्धति का पार्ट 3, संख्याओं के गुणधर्म। संख्याओं के गुणधर्म। संख्याएं कई प्रकार के गुणधर्मों को व्यक्त करती हैं, जिनमें से आज हम जानकारी लेंगे समृद्ध गुणधर्म, संख्याओं के समवर्ग गुणधर्म की। समृद्ध या समवर्ग गुणधर्म। तो आइए जानते हैं क्या होता है समृद्ध या समवर्ग गुणधर्म। जब दो संख्याएं किसी संख्या समूह n यहाँ प्राकृत के लिए, w पूर्ण के लिए, i पूर्णांक के लिए, q परिमेय के लिए और r वास्तविक के लिए है में से ली जाएं और उन पर संक्रिया प्लस माइनस गुणा भाग लगाने पर प्राप्त परिणाम भी उसी संख्या समूह में से हो, तब समृद्ध गुणधर्म लागू माना जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी संख्या समूह में से कोई दो संख्याएं लेकर उनको प्लस माइनस गुणा भाग से ऑपरेट करें और इस प्रकार हमें जो संख्या प्राप्त हो वह भी उसी संख्या समूह में आती है, तो कहा जाता है कि समृद्ध गुणधर्म लागू है। गणितीय नोटेशन नीचे दिया हुआ है। यदि ए और बी आर में से ली गई कोई दो संख्याएं हैं तो ए और बी को हम ऑपरेट करेंगे तो वो आर में ही प्राप्त होना चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं एक एक करके विभिन्न संख्याओं पर। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं चारों संक्रियाओं योग, घटाव, गुणा, भाग के लिए समृद्ध नियम का पालन करती हैं या नहीं करती हैं। आइए देखते हैं आगे की कड़ी में। पहली संक्रिया है योग। हमने एग्जाम्पल के रूप में दो प्राकृत संख्याएं एक और एक ली और उनको ऑपरेट किया, प्लस से दो आया, दो एक प्राकृत संख्या होती है। एक एनोदर एग्जाम्पल में दो और तीन को लिया, ऑपरेट किया, प्लस से पाँच आया जो कि प्राकृत संख्या होती है। ऐसे हम विभिन्न सारे एग्जाम्पल्स लें तो दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। अतः कह सकते हैं हम कि प्राकृत संख्याएं योग के लिए समृद्ध होती हैं, अर्थात दो प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा प्राकृत ही होता है। आइए घटाव के लिए देखते हैं। हमने दो संख्याएं ली 1 और 1, उनका घटाव किया तो 0 प्राप्त हुआ। 0 प्राकृत होता नहीं है। हमने एक और एग्जाम्पल लिया 1 और 2, हमने दोनों को घटाया तो -1 प्राप्त हुआ, जो कि प्राकृत नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं घटाव के लिए समृद्ध नहीं है। आइए गुणा को देखते हैं। गुणा के लिए हमने दो संख्याएं ली 1 और 2, दोनों प्राकृत हैं, उनका गुणा करने पर 2 आया जो कि प्राकृत है। हमने अनदर एग्जाम्पल में 2 और 3 दो प्राकृत संख्याएं ली, उनका गुणा करने पर 6 आया, वह भी प्राकृत है। ऐसे विभिन्न उदाहरणों का गुणा करने पर प्राकृत संख्याएं ही प्राप्त होती हैं। अतः कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं गुणा के लिए समृद्ध हैं। भाग। भाग में हम देखते हैं कि हमने 1 और 2 दो प्राकृत संख्याएं ली, उनका भाग किया तो हमने देखा कि भाग 0.5 प्राप्त हुआ, जो कि प्राकृत नहीं है। अतः भागफल पर हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं भाग के लिए समृद्ध नहीं है। तो हमने देखा कि योग में प्राकृत होती हैं, गुणा में प्राकृत समृद्ध होती हैं, घटाव में और भाग में समृद्ध नियम लागू नहीं होता है। आइए चलिए देखते हैं आगे की संख्याओं पे। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं पर हम चारों संक्रियाओं पे देखेंगे। तो पहले योग। योग के लिए हमने
एक जीरो लिया, एक लिया, दोनों ही पूर्ण है, उनका रिजल्ट 1 आया जो कि पूर्ण है। दूसरे एग्जाम्पल में हमने 2 और 3 दो पूर्ण संख्याएं ली, रिजल्ट 5 जो कि पूर्ण है। अतः पूर्ण संख्याएं योग के लिए समृद्ध हैं। यानी ऐसा कोई उदाहरण नहीं दे सकते हम योग के लिए कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर रिजल्ट पूर्ण प्राप्त नहीं हो। घटाव के लिए हम देखते हैं कि हमने दो पूर्ण लिए तो उनको घटाने पर 0 आया तो वो पूर्ण है। लेकिन एनोदर एग्जाम्पल हम ऐसे दे सकते हैं कि हमने एक पूर्ण संख्या 1 ली, एक पूर्ण संख्या 2, उनको घटाया तो -1 आया जो कि पूर्ण नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं घटाव के लिए समृद्ध नहीं है। इसी प्रकार हम गुणा में देखते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पर सदैव पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। अतः कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं गुणा के लिए समृद्ध हैं। भाग में हम देखते हैं कि हम दो पूर्ण संख्याएं लेते हैं 1 और 2, जब उनका भाग करते हैं तो 0.5, यानी कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का भाग करने पर दशमलव की संख्याएं भी प्राप्त हो सकती हैं जो कि पूर्ण नहीं होती हैं। अतः पूर्ण संख्याएं भाग के लिए समृद्ध नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि पूर्ण संख्याओं में केवल योग और गुणा में ही समृद्ध नियम लागू हुआ, घटाव व भाग में समृद्ध नियम लागू नहीं हुआ। आइए चलते हैं तीसरी प्रकार की संख्याओं पर। पूर्णांक। पूर्णांक संख्याओं के देखने के लिए हम देखते हैं कि योग में हमने दो पूर्णांक लिए, दोनों पूर्णांकों को जोड़ा तो रिजल्ट हमेशा पूर्णांक ही आता है। अतः पूर्णांक संख्याएं योग के लिए समृद्ध हैं। घटाव में हम देखते हैं कि जब दो पूर्णांकों को घटाते हैं तो घटाने पर 0 आ सकता है, धनात्मक आ सकता है, ऋणात्मक आ सकता है। 0, धनात्मक, ऋणात्मक तीनों ही पूर्णांक के प्रकार हैं। अतः पूर्णांक संख्याएं घटाव के लिए समृद्ध हैं। अभी तक घटाव के लिए समृद्ध नियम लागू नहीं हो रहा था, लेकिन पूर्णांक में घटाव के लिए समृद्ध नियम लागू होता है। गुणा, दो पूर्णांकों को गुणा करने पर हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अतः पूर्णांक संख्याएं गुणा के लिए समृद्ध हैं, जैसा कि उदाहरण में बताया गया है। भाग करने पर फिर हमें पता चलता है कि भाग करने पर चूंकि दशमलव की संख्याएं भी प्राप्त हो सकती हैं और दशमलव की संख्याएं पूर्णांक में आती नहीं है, अतः पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए समृद्ध नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पूर्णांक संख्याओं के लिए योग में, घटाव में और गुणा में समृद्ध नियम लागू होता है, जबकि भाग में समृद्ध नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं पर देखने पर हमें पता चलता है कि योग में हम जब देखते हैं दो परमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा परमेय ही प्राप्त होता है। अतः परमेय संख्याएं योग के लिए समृद्ध हैं। घटाने पर हम देखते हैं कि दो परमेय संख्याओं को हम घटाएं, जैसा कि उदाहरणों में घटाया गया है, तो रिजल्ट परमेय ही प्राप्त हो रहा है। यानी ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा कि दो परमेय संख्याओं को घटाएं और रिजल्ट परमेय प्राप्त नहीं हो। अतः परमेय संख्याएं घटाव के लिए समृद्ध हैं। गुणा करने पर भी पता चलता है कि दो परमेय संख्याओं का गुणा करने पर रिजल्ट हमेशा परमेय ही प्राप्त होता है। अतः परमेय संख्याएं गुणा के लिए समृद्ध होती हैं। भाग करने पर चूँकि हम एक ऐसा एग्जाम्पल या इस तरह के काफ़ी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब हम किसी एक परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या 0 से भाग देते हैं तो हमें रिजल्ट अपरिभाषित प्राप्त होता है, जो कि परमेय के अंतर्गत नहीं आता। अतः हम कह सकते हैं कि भाग के लिए परमेय संख्याएं समृद्ध नहीं होती हैं। तो इस तरह से देखने पर पता चलता है कि परमेय संख्याओं में योग, घटाव और गुणा इन तीनों के लिए समृद्ध नियम लागू होता है, जबकि भाग के लिए समृद्ध नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याओं के लिए हम देखते हैं योग के लिए जब हम दो अपरमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा ही अपरमेय रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि अपरमेय संख्याएं योग के लिए समृद्ध हैं, जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया है। घटाव के लिए हम देखते हैं कि जब हम दो अपरमेय संख्याओं को घटाएं तो हमें परिणाम परमेय भी प्राप्त हो सकता है, जैसे कि दिखाया गया है कि एक अपरमेय संख्या हमने √2 ली, दूसरी अपरमेय संख्या भी √2 ली, जिसको घटाया तो 0 प्राप्त हुआ, क्योंकि 0 अपरमेय नहीं होता है। अतः अपरमेय संख्याएं घटाव के लिए समृद्ध नहीं है। गुणा करने पर भी हम देखते हैं कि दो अपरमेय संख्याओं का गुणा करने पर रिजल्ट परमेय भी प्राप्त हो सकता है। अतः परमेय संख्याएं गुणा के लिए भी समृद्ध नहीं है। भाग करने पर हम देखते हैं कि दो अपरमेय संख्याओं का भाग परमेय भी आ सकता है। यहाँ एक आया है जो कि परमेय है, तथा परमेय संख्याएं पूर्णांक के लिए समृद्ध नहीं है, अपरमेय संख्याएं। तो यहाँ हम देखते हैं कि अपरमेय संख्याएं केवल योग के लिए समृद्ध हैं, घटाव के लिए समृद्ध नहीं है
गुणा के लिए समृद्ध नहीं है और भाग के लिए भी समृद्ध नहीं है। आइए अब देखते हैं कंसोलिडेटेड सभी प्रकार की संख्याओं पर समृद्ध नियम चारों प्रकार की संक्रियाओं के लिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्याओं से। तो प्राकृत संख्याओं में हम देखते हैं योग के लिए नियम लागू होता है, यानी दो प्राकृत संख्याओं का योग सदैव प्राकृत होता है। व्यवकलन या घटाव के लिए हम देखते हैं तो दो प्राकृत संख्याओं का घटाव सदैव प्राकृत नहीं होता है, यानी समृद्ध नियम लागू नहीं होता है। गुणा के लिए हम देखते हैं कि दो प्राकृत संख्याओं का गुणा सदैव प्राकृत होता है, यानी नियम लागू होता है। और जहाँ भाग के लिए देखते हैं तो दो प्राकृत संख्याओं का भाग सदैव प्राकृत नहीं होता है, अतः नियम लागू नहीं, क्योंकि भाग करने पर दशमलव की संख्याएं भी आती हैं, अपरिभाषित भी आती है। इसी प्रकार हम पूर्ण संख्याओं में देखते हैं तो योग के लिए नियम लागू होता है और गुणा के लिए नियम लागू होता है, घटाव और भाग के लिए नियम लागू नहीं होता है। जब हम पूर्णांक के लिए देखते हैं तो योग के लिए नियम लागू होता है, घटाव के लिए होता है, गुणा के लिए लागू होता है, भाग के लिए नियम लागू नहीं होता। और जब परमेय संख्याओं पर देखते हैं तो योग के लिए नियम लागू होता है, घटाव के लिए नियम लागू होता है, गुणा के लिए भी नियम लागू होता है, लेकिन भाग के लिए नियम लागू नहीं होता है। तो यहाँ दो बातें और निकल के आई कि योग के लिए तो नियम सभी पे लागू होता है, भाग के लिए नियम किसी पे लागू नहीं होता। यहाँ हम अगर अपरमेय पे भी गौर डालें साथ ही साथ, यहाँ अपरमेय संख्याएं नहीं दिखाई गई इसमें। अगर हम देखें अपरमेय संख्याओं का तो यहाँ देखते हैं कि योग के लिए तो हाँ आती है, बाकी सब के लिए उसमें ना आती है। तो योग के लिए सभी संख्याएं समृद्ध नियम का पालन करती हैं। तो इस तरीके से आपने जाना कि विभिन्न संख्याएं समृद्ध नियम का पालन करती हैं या नहीं करती हैं अलग अलग संक्रियाओं के लिए। तो यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।